क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको जेनेटिक्स में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए पलट के। जब हम मेंडलिज्म पढ़ा हमने, उस पर हमने खूब सारे एमसीक्यू लगाए, फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दिया। मैंने एक जो शीट अपलोड किया परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट के अंदर, जिसमें कई सारे मेंडलिज्म के ऊपर एमसीक्यू दिए गए थे। आपने उसको लगाया होगा, और यदि किसी क्वेश्चन में बेटा दिक्कत की बता देना। लेकिन पहले मैं देखो, यदि मैं आपको हर चीज में मैं आपकी हेल्प लगातार करूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए पहले आप एक बार और ट्राई कीजिए उसको। जिन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी गई है उनको एक बार फिर से ट्राई कीजिए। और वो जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट जो जेनेटिक्स के अंदर अपलोड हुई है, आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर अपलोड हुई है, आपकी नंबर मुझे शीट का याद नहीं, 95 96 जो भी नंबर होगा उसका, उस शीट में जो है जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम। एक मैं आपकी जेनेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें मैं आपकी वो वाली शीट को मैं डिस्कस कर दूंगा, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन पहले खुद प्रयास कीजिए। लेक्चर नंबर 6 में जितने क्वेश्चन आपको लगवाए गए थे बेटा, उनको एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। कोई दिक्कत जाती है तो दोबारा लेक्चर का वो वाला हिस्सा देखिए, फिर खुद क्वेश्चन ढूंढिए बुक के अंदर, वो लगाइए जो मैंने आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में क्वेश्चन प्रोवाइड किए। तकरीबन 30 एमसीक्यू प्रोवाइड किए मैंने, जो पूरे मेंडलिज्म के ऊपर है बेस्ड है वही, उसके अलावा कोई एमसीक्यू नहीं है बेटा, ना वो आप कर लोगे, जेनेटिक्स में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। समझ गए ना बात के? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप साथ में हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम कोडोमिनेंस के ऊपर बात करेंगे, आज हम ब्लड ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, आज हम जो है बात करेंगे मल्टीपल एलिलेंस के ऊपर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे प्लेयोट्रॉफी के ऊपर बात करेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस को देखेंगे हम, ठीक है ना। तो आज फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो हम समय खराब नहीं करते हैं, मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। और जेनेटिक्स में अभी तक क्या देखा हमने, देखा मेंडलिज्म को देखा हमने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। प्योर लाइन क्रॉस का मतलब क्या होता है वो भी देखा हमने, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, एलिल्स, सारे शब्दों के मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर बेटा के? वो देखो, जैसे जैसे जेनेटिक्स में हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे टर्मिनोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा, के कई जगह पर हम उन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए गैमिट बनाना सबको आना चाहिए, ठीक है। चेकर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे, ये भी मैं पहले बता चुका हूं आपको, कैसे कैलकुलेट करना वो भी आना चाहिए आपको, ठीक है। मेंडल के ऊपर हमने कई सारे, मेंडल के प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देखा हमने, ठीक है। मुझे लगता है अब कोई डाउट आपको मेंडलिज्म में नहीं होना चाहिए। तब भी यदि आपको कहीं कोई क्वेश्चन मिलता है मेंडलिज्म पर बेस जो आपको नहीं बन रहा है, तो प्लीज कमेंट में लिख भेजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को जो है वो, यदि मुझे लगेगा कि रिलेवेंट क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है, तो मैं जरूर उसको लेक्चर में शामिल कर लूंगा या डीपीपी में शामिल कर लूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडल के नियमों से विचलन को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मेंडल के नियमों से विचलन का मतलब यह है कि हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जिन घटनाओं में मेंडल के प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बहुत कम एक्सेप्शन, इसलिए इसको हम यहां पे छोड़ रहे हैं। के मतलब यह है कि हम उन घटनाओं को डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म मानेंगे जहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ठीक है, जो फॉलो नहीं होता हो, क्लियर, या कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट नहीं होते हो, डोमिनेंस देखने नहीं मिलता हो हमको। तो हमने एक घटना का जिक्र किया था पिछली क्लास में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, याद है आपको? के तो मैंने आपको डोमिनेंस के पीछे की कहानी भी बतलाई थी। मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति में जो भी जीन बना है वो एक वाइल्ड जीन है, वो एक प्राकृतिक जीन जो अपने आप जो ओरिजिनेट हुआ था, और वो जीन हमेशा डोमिनेंट जीन होता है।
याद रखिएगा आगे जब हम क्रॉसिंग ओवर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्रॉसिंग ओवर प्लस जीन मैपिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्लस के, एक प्लस का सिंबल यूज करेंगे। प्लस का मतलब होता है वाइल्ड जीन, इसका होता है वाइल्ड जीन, जो कि हमेशा डोमिनेंट जीन होता है। दिमाग में रखना इस बात को, छोटी सी बात है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन एग्जाम में आता है। तो इतना समझ लीजिए आप कि प्रकृति में जितने भी रेसेसिव एलील बने वो उत्परिवर्तन से बने, म्यूटेशन से बने। तो मैंने पिछली बार आपको बतलाया था कैसे जो है वो डोमिनेंस का फिनोमिना काम करता है, ठीक है। तब हमने कहा था कि कई बार म्यूटेशन से जो दूसरा जीन बनेगा, एलील बनेगा, वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बनाएगा, कई बार वो कोई प्रोडक्ट को नहीं भी बनाएगा, कई बार वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट को बनाएगा। और वैसी घटना का जिक्र किया था हमने स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के ऊपर, याद है आपको? क्लियर? चलिए आप मुझे बताएंगे कि मिराबिलिस जलापा, आप बताएंगे मिराबिलिस जलापा का कॉमन नेम क्या है? आपको बताना है मिराबिलिस जलापा का कॉमन नेम क्या है। क्लियर? स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम क्या है? 2 क्वेश्चन कर रहा हूं। मिराबिलिस जलापा का कॉमन नेम क्या है, स्नैपड्रैगन का या डॉग फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहली बार किस वैज्ञानिक ने देखा था? किस वैज्ञानिक ने पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर? चलिए, तो हमारी जेनेटिक्स की कहानी में हम काफी आगे तक आ चुके हैं। हमने जो है वो अभी बात कर रहे हैं हम उन घटनाओं के ऊपर जहां पर हमें मेंडल के नियमों का पूरी तरीके से जो है वो संचालित होते हुए, मेंडल के नियम पूरी तरीके से हमको लागू होते हुए नहीं दिखाई पड़ते, उन घटनाओं की हम बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में हमको मालूम है हमने क्या क्या शामिल किया था। हमने डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शामिल किया, प्लियोट्रॉफी को शामिल किया, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को शामिल किया और लिंकेज को शामिल किया। तो 4 बड़ी घटनाएं हमारे दिमाग में हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं और आज हम जो है प्लियोट्रॉफी पर आगे बढ़ने के पहले एक घटना और समझेंगे, दैट इज द कोडोमिनेंस। क्या समझेंगे बेटा? हम कोडोमिनेंस को हमें समझना है कि कोडोमिनेंस क्या होता है, सह प्रभाविता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लियोट्रॉफी पर। अब आप बोलोगे सर ये प्लियोट्रॉफी क्या चीज है? चलो जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो अभी हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था, हमने कहा था कि रेड फ्लावर वाले प्लांट को आपने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में फ्लावर रेड नहीं मिला है, फ्लावर पिंक मिला है। इसका मतलब यह है कि रेड कलर वाला जो एलील है, रेड कलर के फ्लावर वाला जो एलील है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, पूर्ण प्रभावी वो नहीं है। ऐसा हमको मिराबिलिस जलापा और जो है वो स्नैपड्रैगन में हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर हमने एनसीईआरटी का में जो क्रॉस देखा था उसको हमने डिस्कस किया था और हमने निकाला था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमको जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है उतना ही हमको जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 के। फिनोटाइपिक रेशियो में एक रेड मिला था हमको, 2 पिंक मिले थे, एक व्हाइट मिला था। जीनोटाइपिक रेशियो में एक रेड, एक कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर, एक स्मॉल आर मिला था। जब हम बेटा जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो हम जीन्स के कॉम्बिनेशन को बतलाते हैं। जब हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो बाहरी लक्षणों के बारे में बतलाते हैं। क्लियर? ठीक, तो हमने इस घटना को समझा था हमने कि डोमिनेंस के पीछे कारण क्या है, कि डोमिनेंट एलील कैपिटल आर जो है वो वास्तव में एक्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा जो अनब्रांच स्टार्च को ब्रांच स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, इसलिए सीड जो है वो क्या होगा, राउंडेड सीड देखने मिलेगा आपको, ठीक। जबकि रेसेसिव एलील स्मॉल आर म्यूटेशन के कारण बना है तो वो इनएक्टिव एंजाइम को बनाएगा, उसके कुछ सीक्वेंस बदल चुके होंगे तो वो अनब्रांच स्टार्च को ब्रांच स्टार्च में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो सीड जो है वो रिंकल्ड बनेगा। याद है आपको? पिछली क्लास में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हमें स्क्रीन पर जो है एक बड़ा ब्यूटीफुल सा फ्लावर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस ब्यूटीफुल फ्लावर में कुछ बात देखिए आपने, खास बात यह है कि यह फ्लावर जो है ना तो रेड है, ना पिंक है, ना व्हाइट है, इसमें आपको धब्बे दिख रहे हैं। आपको इस फ्लावर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको रेड और व्हाइट धब्बे अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि फ्लावर में रेड और व्हाइट धब्बे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है कि इस फ्लावर में एक जैसा कलर नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, यदि डोमिनेंस काम करता तो कोई एक रेड व्हाइट पर डोमिनेट होता तो रेड फ्लावर बनता। क्लियर?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस काम करता तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर मिक्स हो जाते और पिंक फ्लावर बनता है। यहां पर क्या है कि कुछ हिस्सा उसका रेड दिखाई पड़ रहा है, कुछ हिस्सा उसका व्हाइट दिखाई पड़ रहा है। मतलब यह है कि रेड वाला एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और व्हाइट वाला एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, चलिए हम एनिमल पर आते हैं। आप देखिए आपके सामने एक जो है वो आप देख रहे हैं, क्या एक हैन को देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि उसमें भी आपको ब्लैक और व्हाइट पैच या धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं आपको उसमें, यानी पूरा व्हाइट या पूरा ब्लैक वो भी नहीं है। कई एनिमल देख सकते हैं आप, कई डॉग की वैरायटी को आप देख सकते हैं, डॉल्मेशियन एक डॉग वैरायटी, कई सारे धब्बे उसके ऊपर होते हैं, ब्लैक ब्लैक पैच उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप मतलब ये समझना होगा हमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में फर्क क्या है। ठीक है, देखिए गौर से के इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में फर्क यह है कि पहला वाला पिक्चर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है कि रेड को व्हाइट वाले यानी रेड फ्लावर वाले प्लांट को आपने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया, तो यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो सारे के सारे फ्लावर जो है वो पिंक बनेंगे। समझ रहे हैं बेटा, कठिन नहीं है जेनेटिक्स। यदि आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि जेनेटिक्स कठिन कहाँ है। बताओ मेरे को क्या कठिन है अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, सब बेटा आसान है, मजेदार है, अच्छा है ना। और यदि आपको सच में कठिन लग रहा है ना तो आई एम नॉट ए गुड टीचर, मैं अच्छा टीचर नहीं हूं आपके लिए। सीरियसली बता रहा हूं कि यदि आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो रियली आई एम बैड। ठीक है, आई एम नॉट ए गुड टीचर। ठीक है, तो चेंज मी, बदल लो मुझे। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आपको बेटा समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि रेड फ्लावर वाले प्लांट को आपने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया, यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो फ्लावर आपको क्या मिलता, पिंक मिलता। लेकिन यदि को डोमिनेंस होगा तो आपको रेड वाला कैरेक्टर भी देखने मिलेगा, व्हाइट वाला कैरेक्टर भी देखने मिलेगा। तो फ्लावर में क्या फर्क आएगा आप देख सकते हो इमेजमेंट के कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूरा फ्लावर आपको एक समान पिंक दिखाई पड़ रहा है और को डोमिनेंस में रेड और व्हाइट पट्टियां दिखाई पड़ रही है, रेड हिस्सा है, व्हाइट हिस्सा है, रेड हिस्सा है, व्हाइट हिस्सा है। देखो और कितना अच्छे पैटर्न में दिखाई पड़ रहा है ना। मतलब दोनों चीजें अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो कह रहा हम दबेंगे नहीं। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ तो ठीक है, एक बात बताओ, अरे मेरी से एक तरफ देख लो दादा, मैं क्या पूछ रहा हूं, आपको यह बताना है कि क्या आप कोई ऐसा एग्जांपल जानते हैं जो अब तक हमने पढ़ा हो जो कोडोमिनेंस में आता हो, ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ एग्जांपल। यस, ब्लड ग्रुप। क्या ब्लड ग्रुप बेटा, ब्लड ग्रुप ए बी, याद है आपको, ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस। लेकिन ब्लड ग्रुप ए कंप्लीट डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप बी कंप्लीट डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप ओ डबल रेसिसिव कंडीशन, है ना, वहां पे डोमिनेंस है ही नहीं है, रेसिसिव कंडीशन शो करता है। ब्लड ग्रुप ए बी इज द एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस के। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। देन come again to the codominance के what is codominance? Codominance the condition in which both allele of a gene are expressed in heterozygous offspring के। मतलब codominance का मतलब ये है कि कोई जीव जो heterozygous होगा उसमें दो डिफरेंट तरह के एलिल होंगे, तो दोनों एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। both alleles are dominant, दोनों एलिल डोमिनेंट है, कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड नोन एज द कोडोमिनेंस के। जैसे हम देखते हैं, कभी गौर करना, आप डॉग्स में देखना, मुर्गा मुर्गी में देखना, आपको धब्बे धब्बे दिखाई पड़ेंगे कलर करके, तो वो धब्बे धब्बे जो होते हैं वे क्या है, वे कोडोमिनेंस एग्जांपल। आपको बता दो मिनट के, जो है डॉग का जो स्किन कलर है, जो उसका फर का कलर, जो उसका स्किन के ऊपर हेयर कलर है, वो कोडोमिनेंस में आता है। ह्यूमन बॉडी को देखेंगे आपके मनुष्य में, ये देखो आप, मैं आपसे कह सकता हूं कि ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो आपको क्या कैसा लगेगा कि एक व्यक्ति है, उसमें व्हाइट और सफेद पैच है, रेड और सफेद पैच है, आपको लगेगा कि कोई बीमारी है ना। हम सबका कलर एक जैसा है, एक जैसा कॉम्प्लेक्शन है हमारा। हाँ ये बात अलग है, कहीं पे कोई जल गया है, कोई बर्न हो गया है, कोई एसिड लग गया है या कोई चोट लग गई तो वो थोड़ा सा हिस्सा डार्क हो गया ड्यू टू टिश्यू फॉर्मेशन के। कई लोगों को थोड़ी सी कुछ बीमारी होती है कि उसमें कई बार धब्बे पड़ जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं विटिलिगो कहते हैं, तो वो सब बीमारी वाली कंडीशन है नॉर्मली। लेकिन आप देखोगे तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है डॉग के समान नहीं कि अलग अलग धब्बे बने हुए हैं, कि मुर्गी के समान नहीं है, या जो है आपने देखा था कोडोमिनेंस, यानी हमको स्किन कलर में हमारा जो स्किन कलर का इनहेरिटेंस है वो डिफरेंट फिनोमिना है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। हम पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी में है बकायदा, हम उसको पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि मुर्गा मुर्गी में देखो, आपके डॉग्स में देखो, आप तो आपको देखेंगे कि उसमें गाय में देखो, इनफैक्ट आप देखेंगे उसमें आपको धब्बे 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 दिखाई पड़ेंगे, उसमें वो कोडोमिनेंस को शो करता है।
इन सर्टेन चिकन ब्लैक फीदर्स आर को डोमिनेंट विद द व्हाइट फीदर। कुछ मुर्गे मुर्गी में काले पंख जो है वो सफेद पंख के साथ में को डोमिनेंट होते हैं, इसलिए जो हेटेरोजाइगस मुर्गा मुर्गी होंगे उनमें आपको व्हाइट और ब्लैक दोनों तरह के फीदर आपको उसमें देखने मिलेंगे। आप इमेज में देख सकते हो कि व्हाइट और ब्लैक फीदर दोनों आपको उसमें देखने मिल दिख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एनिमल्स की बात करें तो एक गाय जिसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन कलर था, उसको हमने क्रॉस किया एक दूसरी गाय से, इसका कलर व्हाइट था, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग थी उनका कलर कैसा, उनके कलर जो है वो व्हाइट और ब्राउन पैचेस उसके अंदर, व्हाइट गाय में ब्राउन पैचेस देखने मिलेंगे या ब्राउन गाय में आपको व्हाइट पैचेस देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से कोडोमिनेंस जो है वो देखने मिलता है। सिंपल सा मतलब ये है बेटा कोडोमिनेंस का कि कोई भी एलील दूसरे एलील से दब नहीं रहा है, दोनों अपने आप को बराबरी से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो, ठीक है। दैट इज द कोडोमिनेंस। क्लियर? तो अब हमको एक बात समझ में आई कि इनकंप्लीट डोमिनेंस इज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, वहां पर कैरेक्टर मिक्स हो जाता है, यानी रेड व्हाइट पिंक हो गया, है ना। जबकि 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 कोडोमिनेंस इज नॉट द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, यहां पे दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से, अब देखो सिंपल, देखो तीन घटनाओं को हम कंपेयर करें। देखो मैंने आपसे बेटा एक बात हमेशा कहा है, बायोलॉजी को यदि आप रटने वाला साइंस समझते हैं, रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं, तो आपने अब तक किसी ढंग के टीचर से बायोलॉजी नहीं पढ़ा है या बायोलॉजी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। इट्स कंप्लीटली साइंस, पूरी तरीके से समझने वाला सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए इसको। और मैं आपको जो अलग अलग चीजें बताता हूं, कई लोगों का बोलना है सर एक छोटी बात को समझाने के लिए आप बहुत लंबा चौड़ा बोल देते हैं, 15 मिनट तक बोलते रहते हैं, तो उसके पीछे फंडा बेटा कारण यही है उसके पीछे कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेटा इसका मतलब ये होता है, क्योंकि यदि किताब में आप पढ़ेंगे 3 लाइन में पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा वो वाला, तो पढ़ लीजिए यदि समझ में आपको आता है, क्योंकि अंडरस्ट एक बार समझ लेंगे ना जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, अभी हमारे पास 3 चीजें हो गई अब तो, एक हो गया नॉर्मल कंप्लीट डोमिनेंस, एक हो गया इनकंप्लीट डोमिनेंस और तीसरा हो गया कोडोमिनेंस। तीनों को कंपेयर करते हैं, अब देखो ध्यान से, ठीक है। हमने सबसे पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा, फोकस रहेगा हमारा कंप्लीट डोमिनेंस पे, हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। हम इसी पर बात करेंगे, हम कंप्लीट डोमिनेंस। देखो ब्लू, इमेजिन किया हमने कहा कि ब्लू कलर येलो कलर पर डोमिनेंट है, ठीक है। हमने इमेजिन किया कि कैरेक्टर जो एलिल है, जो ब्लू कलर वाला एलिल है वो ब्लैक वो येलो कलर, ब्लू कलर वाला एलिल येलो कलर वाले एलिल पर डोमिनेंट है। तो आप जब कभी जो है F1 जनरेशन में आप देखेंगे, जब आप एक ब्लू कलर वाले एनिमल को आप येलो कलर वाले से क्रॉस कराएंगे और कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना होगा, तो ब्लू येलो पर डोमिनेंट है, तो आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन में F1 जनरेशन में ब्लू देखने मिलेगा आपको। देखिए ये कंप्लीट डोमिनेंस को शो करता है, दिस शोज द कंप्लीट डोमिनेंस को ये शो करता है, ठीक है। क्लियर? और यदि हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, कोडोमिनेंस का एग्जांपल लिया हमने, कहा चलो हम कोडोमिनेंस की घटना को समझते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ब्लू वाला एक कैरेक्टर है, एक एलिल है ब्लू कलर का, वो डोमिनेंट एलिल है, एक एलिल है येलो कलर का, वो भी डोमिनेंट एलिल है। जब दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए तो ब्लू और येलो दोनों पैच देखने मिले हमको, दैट इज द कोडोमिनेंस। देखिए आप, ये कोडोमिनेंस दिखा रहा है। जब हम इनकंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, जब हम इनकंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, हमने कहा कि ब्लू और येलो में ब्लू डोमिनेंट एलिल है, लेकिन वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो इनकंप्लीट डोमिनेंट है, येलो रेसिव एलिल है। तो हमने क्या देखा, जब जो है ब्लू और येलो दोनों मिले एलिल आपस में, तो क्या बन गया, ग्रीन बन गया यहां पे, मतलब ये इनकंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, एक तीसरा कलर आ गया, ठीक है, इनकंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर? ठीक है। तो देखो इससे हमें समझ में आता है कि सेम जीनोटाइप कॉम्बिनेशन में कंप्लीट डोमिनेंस होगा तो रिजल्ट क्या होगा, कोडोमिनेंस होगा तो रिजल्ट क्या होगा, और इनकंप्लीट डोमिनेंस होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम कोडोमिनेंस के ऊपर। समझ में आ रहा है ना बेटा बराबर सबको? ठीक है। टिल नाउ एनसीईआरटी की भाषा के वी आर डिस्कसिंग क्रॉसेस where F1 resembled either of the two parent, या तो वो डोमिनेंट पेरेंट के समान था या वो बीच वाला था, इंटरमीडिएट था इनकंप्लीट डोमिनेंस के। तो क्या देखा, अभी तक देखा था हमने कि दो हमने दी प्योर लाइन को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको किसी एक पेरेंट के समान कैरेक्टर देखने मिलेगा, और जिसके समान कैरेक्टर देखने मिलेगा वो डोमिनेंट पेरेंट होगा, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट देखने मिलेगा जो इनकंप्लीट डोमिनेंस में देखने मिलेगा, ठीक है। बट
इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट के, जबकि कोडोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट के समान दिखाई पड़ती है, कुछ हिस्से उसके पहले पेरेंट के समान होंगे, कुछ हिस्से उसके दूसरे पेरेंट के समान होंगे। A good example is different type of red blood cells that determine the ABO blood grouping in the human being। तो मैंने कहा था आपसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दो घटनाओं का अच्छा एग्जांपल है। देखो बेटा, जब आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हो ना, तो आपको पता है कि एलिल क्या होता है। एक एलिल होता है IA, जो एलिल ए एक ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एलिल होता है IB, जो ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट एलिल है। और तीसरा होता है IO या I, स्मॉल आई लिखा, जो कि रेसिसिव एलिल है, ब्लड ग्रुप O के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नॉर्मली एक जीन का एक एलिल होता है। यहां पर एक जीन है, उसके 1 and 2, एक दो एलिल उसके हैं, तो ये घटना को हमने कहा था मल्टीपल एलिलिज्म। क्या कहा था इसको हमने? मल्टीपल एलिलिज्म कहा था। ठीक है, याद है को ब्लड ग्रुप के दौरान ही मैंने कहा था आपसे कि ब्लड ग्रुप जो है इट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। यहां पर जो है वो एक जीन के लिए एक से अधिक एलिल होता है। दूसरा, जब कभी IA और IB एक साथ होगा तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा, जो कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ना। A का कैरेक्टर भी आएगा, B का कैरेक्टर भी आएगा, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखो, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम इतना जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप A है, जो ब्लड ग्रुप ए है बेटा, उसमें जो आरबीसी है, रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, उनके ऊपर जो एंटीजन होगा वो ए होगा। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी-बी एंटीबॉडी होगी। याद है ना आपको, हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। ब्लड ग्रुप बी होगा तो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो बी होगा, और जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए होगी। ब्लड ग्रुप ए भी होगा तो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो ए और बी दोनों एंटीजन देखने मिलेंगे आपको, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ होगा तो आपको जो है आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन देखने नहीं मिलेगा, तो यहां पर ओ का मतलब है 0। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर आपको एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी दोनों देखने मिलेगी। क्लियर? ठीक है, तो जो एलिल IA है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप ए, एलिल IB है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप बी के, और एलिल IA और IB एक साथ में होंगे तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा। ठीक है ना? क्लियर? ठीक, तो याद रखिएगा द ABO जीन इज ऑटोसोमल। जो ब्लड ग्रुप ABO है, जो ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है, O है, इसके जो जीन होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, मतलब ये X और Y क्रोमोसोम पर लोकेटेड नहीं होते हैं। जो ब्लड ग्रुप के जो हमारे नॉर्मल ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसके जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, पुट के क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो है ब्लड ग्रुप ABO के जीन पाए जाते हैं। A एंड B ब्लड ग्रुप आर डोमिनेंट ओवर द O ब्लड ग्रुप। ठीक है, और A और B ब्लड ग्रुप के जो जीन होते हैं वो कोडोमिनेंट होते हैं। दोनों जीन यदि प्रेजेंट रहेंगे, मतलब IA IB दोनों एक साथ प्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बनेगा AB बनेगा। ठीक है, क्लियर? हर एक व्यक्ति में जो है जीन जोड़े में होते हैं, कोई भी 2 एलिल होंगे इसमें। नॉर्मली ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलिल देखने मिलते हैं, IA IB IO। मेरे अंदर जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B है, मेरे अंदर मेरा ब्लड ग्रुप मान लो B है, तो मेरे अंदर जो है 2 एलिल होंगे, या तो IB IB होंगे या IB IO होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि ब्लड ग्रुप इज द गुड एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलिल्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द गुड एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलिल्स। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि 3 डिफरेंट एलिल जो है पाए जाते हैं, IA IB और I। ठीक है, या IO बोल सकते हैं। 6 पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं यहाँ पे। क्या बेटा? IA या IA जो है IO, तो ये इससे ब्लड ग्रुप A बनेगा, क्योंकि एक ब्लड ग्रुप जो है IA है एलिल वो डोमिनेंट है, तो जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा ब्लड ग्रुप A को बनाएगा। जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा, IO में आएगा या स्मॉल i में आएगा, तो वो IA डोमिनेंट होता है स्मॉल i पर, तो ब्लड ग्रुप A बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? IB मतलब जो एलिल IB है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो ब्लड ग्रुप B को बनाएगा। IB स्मॉल i, तो स्मॉल i क्या रेसिसिव जीन है, तो कैपिटल IB जो है उस पर डोमिनेंट होता है, तो ब्लड ग्रुप B को बनाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो है दे आर द एग्जांपल ऑफ द नॉर्मल डोमिनेंस। ये नॉर्मल डोमिनेंस के, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल डोमिनेंस के एग्जांपल हैं। क्या? क्लियर? लेकिन जब IA और IB एक साथ में एलिल प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द
कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर जो है IA IB दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल आई होगा तो ब्लड ग्रुप O बनेगा, कोई भी डोमिनेंट जीन वहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो IA और IB जो है एलिल है वो कोडोमिनेंट होते हैं बेटा, ठीक है, और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है, वो ये है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एज वेल एज कोडोमिनेंस, ठीक है। और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कोडोमिनेंस को एक्सप्रेस करता है, बतलाता है, तो ब्लड ग्रुप AB इज द गुड एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस के। कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो नॉर्मल डोमिनेंस को बतलाता है, तो ब्लड ग्रुप A और B जो है वो नॉर्मल डोमिनेंस को बतलाते हैं, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर्स, और यही शुगर पॉलीमर क्या होते हैं, आरबीसी के वो एंटीजन होते हैं वो, ठीक है, दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, ठीक है। द जीन I हैज 3 एलील IA IB और स्मॉल I, ठीक है, क्लियर। ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जो आरबीसी के सरफेस में जो शुगर पॉलीमर होते हैं बेटा, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो एंटीजन होते हैं, आरबीसी के ऊपर वो एंटीजन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। द एलील IA एंड IB प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर व्हाइल एलील स्मॉल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है। ये एंटीजन A को बनाएगा, ये एंटीजन B को बनाएगा, है ना बेटा, A एंटीजन को बनाएगा ये, और ये B एंटीजन को बनाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर के, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइको मींस होता है शुगर पार्ट, क्लियर। Because humans are diploid organisms, तो each person possess any 2 of the 3 एलिल के, यानी कोई व्यक्ति, मैंने हमारे पास 3 एलिल है, IA है, IB है और स्मॉल I है, इसमें से कोई भी 2 एलिल किसी भी एक व्यक्ति के अंदर मिल सकते हैं आपको, के वो IA हो सकता है, स्मॉल I हो सकता है, IB हो सकता है, IB हो सकता है, IB स्मॉल I हो सकता है, और स्मॉल I हो सकता है। मतलब जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो क्या क्या पॉसिबल है बेटा, जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप हम देखते हैं। जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो जीनोटाइप जो है वो है Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. देखो क्या पॉसिबल जीनोटाइप बेटा, मैंने कहा आपसे IA स्मॉल I, ठीक है, IB स्मॉल I, ठीक है बेटा, IA IB और स्मॉल I, ये जीनोटाइप पॉसिबल एट के 6 जीनोटाइप पॉसिबल एट के। और इन 6 जीनोटाइप से फिनोटाइप क्या बन रहे हैं, ये दोनों ब्लड ग्रुप को A को बनाएंगे, ये दोनों ब्लड ग्रुप B को बनाएंगे, ये दोनों AB को बनाएंगे, और ये O को बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल, तो 4 तरह के फिनोटाइप और 6 तरह के जीनोटाइप हमको यहां पर देखने मिल रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये है कि IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल I। इन अदर वर्ड्स व्हेन IA एंड स्मॉल I आर प्रेजेंट, तो ब्लड ग्रुप IA एक्सप्रेस करता है, बिकॉज स्मॉल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर के। जब IB और स्मॉल I प्रेजेंट होंगे तो IB अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जब IA IB साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों तरह के एंटीजन बनते हैं। तो ये दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस, इट इज गुड एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस, क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए, हैंस द रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप ऑफ शुगर, किसमें ब्लड ग्रुप AB की बात कर रहे हैं। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलिल, तो देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 alleles that are possible, and therefore a total 6 different genotype of the human ABO blood group system। तो कितने फिनोटाइप पॉसिबल है, तो अभी हमने सॉल्व किया, हमने कहा कि 4 तरह के जो है आपको फिनोटाइप देखने मिलेंगे। IA और IA स्मॉल I 2 तरह के जीनोटाइप हैं, ब्लड ग्रुप A को बनाएंगे ये। IB स्मॉल I ब्लड ग्रुप B को बनाएंगे, ठीक है, ठीक। फिर IB ब्लड ग्रुप AB को बनाएंगे, स्मॉल I ब्लड ग्रुप O को बनाएंगे। तो 4
4 तरह के फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ पॉसिबल है, और जो जीनोटाइप हैं वो 6 तरह के होते हैं, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई ए बी और स्मॉल आई। क्लियर? ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बड़े ध्यान से बेटा हमको समझना है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि मल्टीपल एलील का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक, एक जीन का नॉर्मली एक एलील होता है। जब एक से अधिक एलील होगा तो हम उसको मल्टीपल एलील कहते हैं। देख रहे हैं आप कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको मल्टीपल एलील में आई ए आई बी डोमिनेंट है और स्मॉल आई जो है वो रेसिसिव है। आपको एक से अधिक एलील यहां पर देखने मिल रहे हैं, मोर देन वन एलील आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? Do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of the multiple alleles? Here you can see that there are more than 2. There are 3 allele governing the same character के नॉर्मली एक जीन का एक एलील होता है, तो हमने कहा कि ये एलील था। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर आई बी ये आपको देखने मिला के, तो यहाँ पर आपको एक ही कैरेक्टर के लिए आपको जो है वो नॉर्मली एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रेसिसिव एलील होता है। यहाँ पर आपको 2 डोमिनेंट एलील और एक रेसिसिव एलील देखने मिल रहा है। एक से अधिक आपको 2 से अधिक आपको एलील देखने मिल रहे हैं। मतलब क्या हो गया बेटा? ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल हो गया। सिंस in an individual only 2 allele are can be present, multiple alleles can be found only in population studies are met. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा के, स्पेशली फॉर असर्शन रीजन के। याद रखिएगा बेटा के, एक व्यक्ति में से मेरी बात करें आप मेरी बॉडी में आप मल्टीपल एलिलेंस के बारे में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरी बॉडी में जीन सेट में जोड़े में के एक मदर से आया एक फादर से आया, तो 3 एलील तो हो नहीं सकते हैं उसके। तो इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देखकर, एक इंडिविजुअल जीनोटाइप को देखकर आप मल्टीपल एलिलेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, बी भी है, ए बी है, ओ है, और इसका मतलब यह है कि यहां पर एक से अधिक एलील प्रेजेंट है। तो मल्टीपल एलिलेंस का फिनोमिना को समझने के लिए आपको पॉपुलेशन का स्टडी करना होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये बात किया हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के ऊपर। तो एक बार देख लीजिए टेबल को। ठीक है बेटा, चलिए, तो क्या देख रहे हैं हम यहां पे? हमने कहा कि जो है वो ये दिखाई पड़ रहा है यहां पे जीनोटाइप, और इसका फिनोटाइप क्या होगा? मैंने कहा ये आई ए आई ओ आई ए ब्लड ग्रुप ए बनेगा, यहाँ ब्लड ग्रुप बी बनेगा, यहाँ ए बी बनेगा, और यहाँ पर जो है वो ओ बनेगा। ठीक है ना? क्लियर? जिनको नहीं समझ में आया बेटा एकदम बिल्कुल साफ साफ नोट कर ले बेटा, क्या जो है वो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा यहाँ पे ना। और ऑलरेडी मैं ब्लड ग्रुप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लगवा चुका हूं आपको। मैं डीपीपी हमें कई सॉल्व कर चुके, कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके ब्लड ग्रुप के ऊपर। हम कहां पढ़ा? हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं पिलियोट्रॉफी क्या होता है ना। डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में अगली बात करते हैं पिलियोट्रॉफी क्या होता है। देखो बेटा, नॉर्मली मेंडल का ये मानना था कि एक फैक्टर, मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। एक फैक्टर जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसा मानना था मेंडल का। ठीक है, तो इसको कई लोग उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर भी कहते हैं। जब आप एमएससी वगैरह जो लोग कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि भाई एक हमको लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर भी बताया जाता है, कि जो कहता है कि मेंडल का ये बोलना था कि एक जो फैक्टर है वो एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है, एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, ऐसा मेंडल मानते थे। हालांकि इसको यूनिवर्सली नियम का रूप नहीं दिया गया इस चीज को, लेकिन मेंडल के लिटरेचर में साफ साफ ये मेंशन है कि एक फैक्टर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर? मतलब मेंडल के फैक्टर आज के जीन है, ठीक है, मतलब एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। लेकिन कई घटनाएं हमको ऐसी देखने मिलती हैं जहां पर मोर देन वन जीन, मैंने कहा ये एक से अधिक जीन है, मोर देन वन जीन मिलकर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कई घटनाएं हमको ऐसी देखने मिलती है जहां पर एक से अधिक जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। इन घटनाओं को हम बोलते हैं इंटरएक्शन ऑफ जीन्स बोलते हैं। इनको हम इंटरएक्शन ऑफ जीन्स बोलते हैं। इन घटनाओं को हम एक साथ इंटरएक्शन ऑफ जीन्स कहते हैं। मतलब यहां पर एक से अधिक जीन इन्वॉल्व है और एक पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। ठीक है, इसे इंटरएक्शन ऑफ जीन बोलते हैं। और कई बार उल्टा भी होता है। उल्टा ये होता है कि एक जीन है ये, ठीक है, और ये जो एक जीन है ये एक साथ मोर देन वन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है कि इट कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। और इंटरेस्टिंग बात ये,
सुनना बात ध्यान से, एकदम अटेंटिव रहिए। मजेदार बात यह है कि कई घटनाएं हमको ऐसी देखने मिलती है कि जो एक जीन है वो एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो अगला रेसेसिव हो सकता है। एक ही एलील है, एक ही जीन है, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट जीन के समान व्यवहार कर रहा है, दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वो रेसेसिव के समान व्यवहार कर रहा है। मतलब एक ही जीन। आप ऐसे समझ लो, आप ठीक है, ऐसे समझ लो कि मैं ऑफिस में आता हूं, अपने ऑफिस में आता हूं या अपने क्लिनिक पे जाता हूं, अपने के वहां जाता हूं, तो वहां पर मैं बॉस हूं। यहां आता हूं, सबसे बोलता हूं क्या किया, क्या काम चल रहा है, ये क्यों नहीं किया, उस पेशेंट का रिपोर्ट कहां गया, पता किया तुमने उसको, क्या किया, बच्चों की शीट बनी है नहीं बनी, कि तमाम तरह का स्टाफ हमारे साथ एक साथ ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर एज ए बॉस आके बोलता हूँ ये काम करना चाहिए तुमको, ऐसे करना चाहिए के, और मैं मतलब अपने ऑफिस में आके मैं डोमिनेंट एलील के समान व्यवहार करता हूं। जब मैं घर पहुंचता हूं अपने, आप समझ गए ना मेरा दुख, घर पहुंच गया, घर पर बॉस कौन है, मेरी वाइफ, ठीक है, भारतीय बॉस है। वहां जाता हूं, वहां रेसेसिव एलील के साथ व्यवहार करता है। गीतन सुनो, ये काम किया कि नहीं किया, करवाया कि नहीं करवाया, तुमको कहा था ये करने के लिए, हाँ मैंने बोल दिया था, कर दिया होगा काम, अभी करता हूं। ठीक है, अरे सबका ऐसा हाल है यार, ऐसा थोड़ी ना है कि हम अकेले का ऐसा हाल है, ठीक है। किसी की दुर्दशा पे कभी हंसना नहीं चाहिए ना, तो ऐसा नहीं डोमिनेट, मतलब घर में तो बॉस जो है वो भारतीय है, तो वो हमको, मतलब मैं एक ही व्यक्ति हूं, एक ही व्यक्ति हूं। जब अपने ऑफिस गया तो बॉस बन गया, डोमिनेंट एलील बन गया, अपने घर पहुंचा रेसेसिव एलील बन गया, ठीक है, समझ गए बात कर है। ठीक, तो ये है प्लियोट्रॉफी, मतलब एक एलील जो होता है, एक ही एलील जो होता है वो दो अलग अलग कैरेक्टर में के लिए काम कर रहा है। एक जगह वो डोमिनेंट के समान व्यवहार कर रहा है, अगली जगह रेसेसिव के समान व्यवहार कर रहा है। इस घटना को बोलते हैं प्लियोट्रॉफी बोलते हैं, इस घटना को प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। क्लियर? इसका एग्जांपल भी आगे हम देखेंगे कि किन घटना कहां पे हमको देखने में कैसे हमको समझ में आया कि ऐसा प्लियोट्रॉफी होता है। तो पहले तो इसका मतलब समझ गए हम, और मतलब तो आपको अच्छे समझ में आ गया इसका कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपने इमेजिन करके मेरे ऊपर हंस भी लिया आपने, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्लियोट्रॉफी का मतलब ये कि एक ही एलील है और वो अलग अलग प्रकार से बिहेव कर रहा है। देखिए ध्यान से, मतलब एक सिंगल जीन प्लियोट्रॉफी को शो कर रहा है, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर को वो कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट के, 1 2 3 ये मल्टीपल ट्रेट को अफेक्ट कर सकता है के, और ये अफेक्ट जो है वो किसी ट्रेट के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट का हो सकता है, किसी के लिए वो रेसेसिव का हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पे, यूजली वन जीन कंट्रोल वन ट्रेट, सामान्यतः एक जीन जो है वो एक लक्षण को कंट्रोल करता है। बट व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट, जब एक जीन एक से अधिक लक्षण को, ट्रेट को कंट्रोल करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब बड़ी ये जो एग्जांपल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बैठ के याद रख के देखो। कैपिटल बी जीन जो है वो एंसेटिव मेंशन है के, कैपिटल बी जीन जो है वो प्लियोट्रॉफी को शो कर रहा है के, और कैपिटल बी जीन जो होता है वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है वो किससे, वो स्टार्च जो है वो स्टार्च ग्रेन जो है, जो स्टार्च के कण बनते हैं वो बड़े साइज के, बिग साइज कण के, कैपिटल बी जीन इसलिए हमने कि बिग साइज के ग्रेन बनते हैं। स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे, स्मॉल बी जीन लेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि कैपिटल बी जीन जो होता है वो स्टार्च ग्रेन का के लिए वो सिंथेसिस करता है उसको, यानी बिग साइज के वो सीड को आता है। और शेप ऑफ सीड की बात करें हम, तो वो जब स्टार्च बनेगा तो सीड क्या होगा, सीड होगा राउंड सीड होगा। तो राउंड सीड जो है उसमें बिग साइज के आपको स्टार्च ग्रेन जो है वो देखने मिलेंगे। यदि कैपिटल बी जीनोटाइप आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यदि जीनोटाइप कैपिटल बी है तो इसका मतलब ये है कि आपको राउंड सीड देखने मिलेंगे और बिग स्टार्च ग्रेन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। पर मजे की बात ये कि स्मॉल बी जीन जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च ग्रेन छोटे बनते हैं, स्मॉल बनते हैं, या हम बोलते हैं कि जो है वो शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है कि जब स्मॉल बी होगा तो सीड का क्या होगा, वो रिंकल्ड सीड होगा, ठीक है। स्टार्च ग्रेन छोटे होंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब कभी जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो आपके दिमाग में झट से बात आ गई कि जैसे जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो स्टार्च जो है वो सीड राउंड बनना चाहिए और स्टार्च ग्रेन बिग साइज के बनना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर यह है कि जो शेप ऑफ सीड का कैरेक्टर है
वो तो डोमिनेंट करेक्टर है, ये डोमिनेंट करेक्टर, ये डोमिनेंट करेक्टर है। कैपिटल बी स्मॉल बी होने पर सीड राउंड बनेगा क्योंकि स्टार्च बनेगा, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन का साइज जो है वो इंटरमीडिएट होगा, वो ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, बीच वाला होगा, मतलब उसके लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। मतलब एक ही एलील है, एक ही जीन कैपिटल बी है, वही सीड कलर के लिए डोमिनेंट, वो वही सीड के शेप के लिए डोमिनेंट एलील के समान व्यवहार कर रहा है, और वही स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील के समान व्यवहार कर रहा है ना। तो हो गया है, दो इफेक्ट हो गए इसके, प्लेटोट्रॉफी देखने मिला हमें। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझो बेटा के एकदम, है ना। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर अब आप कंफ्यूज मत करना। ये एक जीन एलील जो है, एक जीन जो है वो दो कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। कैपिटल बी यदि जीनोटाइप है तो स्टार्च ग्रेन का साइज बड़ा है, बिग साइज के स्टार्च ग्रेन है, और सीड राउंड है। ठीक है, बिग राउंड में तो एक साथ मत पढ़ना, उसको ऐसे पढ़ेंगे अलग अलग के, बिग एंड राउंड। ठीक है ना। स्टार्च ग्रेन बड़े साइज के हैं, सीड राउंड है। क्लियर। स्मॉल बी है तो स्टार्च ग्रेन छोटे साइज के हैं, कुछ शुगर वाले जुड़े, और छोटे साइज के जो स्टार्च ग्रेन है वो सीड को राउंड शेप नहीं दे पाते हैं, रिंकल। तो क्या हो गया ये, यानी जो स्मॉल स्टार्च ग्रेन है और रिंकल सीड है। ठीक है, अब इनके गैमेट बने। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी बना। ठीक है, हमें यदि हम देखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी बना, और हमने क्या देखा, यदि कैपिटल बी स्मॉल बी को हमने सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग कराने पर हमारे पास परिणाम क्या आया, परिणाम यह आया कि कैपिटल बी जो है वो बिग राउंड, बड़े स्टार्च ग्रेन, राउंड सीड। कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो राउंड, डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड, और इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन। तो ये हो गया, मतलब जो कैपिटल बी जीन है इट इज dominant for seed shape, उसके लिए वो डोमिनेंट है, बट इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट फॉर द स्टार्च ग्रेन साइज, तभी तो इंटरमीडिएट बन गया वो, है ना। क्लियर। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक ही एलील दो कैरेक्टर यानी स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है और सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए वो इनकम्प्लीट एलील है, और सीड के शेप के लिए वो जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट एलील है। स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील है, और सीड के शेप के लिए वो डोमिनेंट एलील है ना। चलिए समझते हैं हम क्या लिखा है एनसीईआरटी में। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. ठीक है, for example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene, IMP. दो एलील हैं इसके, कैपिटल बी स्मॉल बी, एग्जांपल जो देखा उसी दिमाग में रखना है के। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट, एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी, देखो बेटा एनसीईआरटी है, इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगोट हैव लेसर इफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन। क्लियर। एक बात तो क्लियर हुई कि कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन में लार्ज स्टार्च ग्रेन को बनाता है, जबकि स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल स्टार्च ग्रेन को बनाता है। क्लियर। ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन कैपिटल बी सीड आर राउंड, जबकि स्मॉल बी सीड क्या होते हैं, रिंकल होते हैं, जिसमें प्रॉपर बड़े साइज का स्टार्च ग्रेन बना है वो सीड राउंड होगा। स्मॉल बी सीड जो है वो रिंकल्ड होगा। के हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड, हेट्रोजाइगोट मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी में राउंड सीड होते हैं, क्योंकि जो एलील कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एलील होता है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट साइज, परंतु स्टार्च ग्रेन जो होते हैं वो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि स्टार्च ग्रेन जो है वो लार्ज साइज का क्यों नहीं है, क्योंकि कैपिटल बी जीन डोमिनेंट एलील नहीं है उस कैरेक्टर के लिए। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर, यदि हम केवल और केवल स्टार्च ग्रेन के साइज को कंसीडर करें, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा बेटा के, यदि हम केवल और केवल स्टार्च ग्रेन के साइज को कंसीडर करें तो क्या हुआ, आपने लार्ज स्टार्च ग्रेन वाले प्लांट को आपने क्रॉस कराया स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाले प्लांट से, और F1 में क्या मिला आपको, इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन मिला आपको, तो कैरेक्टर क्या हो गया, इनकंप्लीट डोमिनेंट हो गया वो। ठीक है,
तो इस एंगल से देखोगे आप तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि एलिल इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। और यदि आप बोलोगे सीड के शेप पे बात करोगे तो राउंड सीड वाले प्लांट को रिंकल सीड वाले प्लांट से क्रॉस कराया और F1 में आपको क्या मिला, सभी राउंड मिले आपको, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है। लार्ज स्टार्च ग्रेन वाले प्लांट को स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाले प्लांट से क्रॉस कराया, F1 में सारे इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन मिले, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है ना, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डोमिनेंस इज not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. Okay, it depends as much on the gene product and the production of the particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. Okay, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात के, जिस करेक्टर को आप डोमिनेंट समझते हो ना बेटा, उसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो एलिल प्रेजेंट है हेटेरोजाइगस के अंदर, उस एलिल ने कितना प्रोडक्शन दिया, उसने कितने चीजों को बनाया के। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि रेड फ्लावर वाले प्लांट को हमने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया और F1 में सारे फ्लावर रेड मिल रहे हैं, मतलब कैपिटल आर जीन कैपेबल था इतना पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कैपिटल आर जीन इतना पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल था कि उसने रेड फ्लावर को बना दिया, उसने तो रेड से रेड बन गया, रेड व्हाइट को क्रॉस किया, रेड बन गया। लेकिन जब आपने दूसरा एग्जांपल लिया 4 o'clock प्लांट का, तो कैपिटल आर जीन को आपने स्मॉल कैपिटल आपने जो है रेड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया, F1 में जो आपको हेटेरोजाइगोट मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, लेकिन कैपिटल आर एलिल जो था वो उतना इफेक्टिवली रेड पिगमेंट को नहीं बना पाया, कम बना पाया। जब रेड को कम कर दोगे तो पिंक बन जाएगा, तो पिंक फ्लावर दिखाई पड़ रहा है आपको। तो मतलब डोमिनेंस कोई एब्सोल्यूट फिनोमिना नहीं है, डोमिनेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एलिल है वो कितना प्रभावशील है, वो एलिल कितना बायोकेमिकल प्रोडक्शन बना पाता है और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने बायोकेमिकल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ कि जितना भी स्टार्च बना, कैपिटल बी में स्टार्च बना, कैपिटल बी स्मॉल बी में स्टार्च बना, उतने स्टार्च से सीड राउंड हो गया, तो राउंड का कैरेक्टर डोमिनेट हो गया। लेकिन स्टार्च ग्रेन के साइज की बात आई तो कैपिटल बी में लार्ज ग्रेन बन रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी में स्मॉल ग्रेन इंटरमीडिएट ग्रेन बन रहा है, स्मॉल बी स्मॉल में स्मॉल ग्रेन बन रहा है। तो यहां पर कैपिटल बी में लार्ज स्टार्च ग्रेन बना, कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बना, मतलब कैपिटल बी जी अकेला होगा, कैपिटल बी स्मॉल में अकेला होगा, तो वो उतना स्टार्च ग्रेन को बड़े साइज का नहीं बना पाएगा उठ के, मतलब वहां पर वो इनकम्प्लीटली काम कर पा रहा है, जबकि शेप के लिए उसने कंप्लीट डोमिनेंस के रूप में काम किया। तो डोमिनेंस कोई एब्सोल्यूट फिनोमिना नहीं है, ये सीधी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई जीन कितना काम कर पाता है, उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना काम करने की रिक्वायरमेंट है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि एक अकेला एलिल इतना काम कर देगा जितना वो दोनों एलिल मिलकर करते हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, और यदि एक अकेला एलिल 2 डोमिनेंट एलिल के बराबर का काम नहीं कर पा रहा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल, अब देखो, अब पढ़ो, अब ये स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़िएगा आपके, क्या लिखा है, therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for। तो डोमिनेंस कोई भी एक स्वतंत्र लक्षण नहीं है, स्वतंत्र कैरेक्टर नहीं है जीन का, एक उत्पाद का जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जिनके पास थी। ये किस बात पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, कि जीन का उत्पाद क्या है, उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के प्रोडक्शन के लिए कितना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस प्रोडक्ट्स को कितना अमाउंट में वो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है, इस पर निर्भर करता है। तो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा प्लेयोट्रॉफी को हम जो है वो देखते हैं डिटेल में। तो मैंने क्या कहा आपसे, वी हैव सो फॉर सीन द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन ए सिंगल फिनोटाइप और द ट्रैट, ठीक है। There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। अब याद रखना, जो प्लेयोट्रॉफी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, जिन लोगों के पास नया वाला एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, लास्ट ईयर का या उससे पुराना एनसीईआरटी है, तो वो एनसीईआरटी के पीछे वाले पन्नों में जाके देखें, सबसे लास्ट में एनसीईआरटी में कुछ पेज जोड़े गए हैं, उसमें वो चीजें, इन चीजों को ऐड किया गया। लेकिन जिनके पास नया एनसीईआरटी है उसमें उन्होंने चैप्टर के अंदर ही इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एनसीईआरटी है, ये मत बोलना कि एनसीईआरटी में मिल नहीं रहा हमको, कहां है। तो देखो, एक जीन एक से अधिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा, वो प्लेयोट्रॉफी को शो करेगा, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लेयोट्रॉफिक जीन कहते हैं, ठीक है। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway which contribute towards different phenotypes, ठीक है ना। अब
प्रश्न उठता है कि एक जीन जो है वो प्लेयोट्रॉफिक जीन कैसे बन गया, क्या क्या कारण है कि वो एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, इमेजिन करते हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान के, इमेजिन कीजिए आप कि एक जीन है, इस जीन ने एक पर्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड दिस एंजाइम इज यूज्ड इन टू डिफरेंट यानी मेटाबॉलिक पाथवे 1, ये मेटाबॉलिक पाथवे 1 में इस्तेमाल हो रहा है और ये मेटाबॉलिक पाथवे 2 में भी यूज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से बात यानी एक एंजाइम, देखो फंडा समझो, यानी बिल्कुल प्योर साइंस है कि एक जीन ने एक एंजाइम को बनाया। भाई एक जीन तो एक ही एंजाइम बना सकता है, दो एंजाइम कैसे बना सकता है वो, उसने एक पर्टिकुलर एंजाइम को बनाया जीन ने। कोई भी जीन अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होगा, तभी तो मेटाबॉलिक पाथवे को आगे बढ़ाएगा वो। तो एक जीन ने एक एंजाइम बनाया, अब वो अकेला एंजाइम जो होता है वो दोनों जगह काम कर रहा है, वो दो अलग अलग पाथवे में काम कर रहा है वो, एक मेटाबॉलिक पाथवे 1 में, एक 2 में। जैसे कि मैं हूं, मैं अपने घर में भी काम कर रहा हूं, अपने ऑफिस में भी काम कर रहा हूं। अब घर में आप बोलोगे सर घर में आप क्या काम करते हो, घर में काम इसी में पहुंचता हूं और मैं कितना ही जो है वो काम करके पहुंचू घर में, मुझे बता पूछ नीमो को साइंस का ये वाला हिस्सा बता देना, ठीक है, फला जगह पार्टी में जाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें मैंने पसंद किया, अमेज़न से इनको ऑर्डर कर दो, ठीक है, परसों फ्री रखना, मॉल जाना पड़ेगा, काम है, ठीक है ना। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं, चलो बात करो, ये सारे काम मेरे घर पर है, ठीक है, ये गोपनीय बातें हैं, इसको बाहर मत करना भाई, है ठीक है, न तो मेरी बीबी तक पहुंच जाएगी तो मतलब मैं अपने में जो है अभी प्लेयोट्रॉफिक एलील, फिर मैं सिंगल डोमिनेंट एलील बच के ऑफिस में रहना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मतलब मेरे घर में जाकर मैं ये सारे मतलब मैं वही व्यक्ति हूं, वही एंजाइम हूं, घर जाता हूं, घर जाके मैं दूसरे काम करता हूं, ऑफिस आता हूं तो यहां पर थोड़ी ना, मैं यहां पर मैं अपने वाले काम करता हूं, क्लियर। तो एक ही एंजाइम जो है दो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे में जा रहा है, के तो एक मेटाबॉलिक पाथवे में गया, उसने एक प्रोडक्ट नंबर ए को बनाया, उसने इमेजिन करते हैं प्रोडक्ट नंबर ए को बनाया, ए प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो उसने एक फिनोटाइप दिया। मेटाबॉलिक पाथवे 2 में गया, वहां उसने बनाया प्रोडक्ट, यहां पे क्या बना, यहां पर जो दूसरा प्रोडक्ट बना यहां पे, तो दो अलग अलग इफेक्ट हो गए कि नहीं। देखो एंजाइम तो एक ही था लेकिन दो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे में उसको इस्तेमाल किया हमने, तो दो अलग अलग रिजल्ट निकल के सामने आए। दैट इज द फंडामेंटल बिहाइंड द प्लेयोट्रॉफी, ये प्लेयोट्रॉफी के पीछे का फंडामेंटल है, क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखा देखो इसमें, चलिए, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल कीटोनुरिया विच ऑकर्स इन ह्यूमन, ठीक है ना, IMP मतलब फिनाइल कीटोनुरिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्लेयोट्रॉफी, ठीक है ना। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, के शॉर्ट में इसको बोलते हैं PAH बोलते हैं शॉर्ट में एंजाइम को, ठीक है। एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ बेटा, उससे वहां पे जो एक एंजाइम था फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। दिस मैनिफेस्ट, अब देखो तो मैंने क्या कहा, द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, PAH के, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज के, ये जीन में इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया, के। अब ये एंजाइम क्या काम करता है, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ through phenotypic expression characterized by the mental retardation and reduction of the hair and skin pigmentation। अब क्या था बेटा, जब ये एंजाइम नहीं बनेगा, जब ये एंजाइम म्यूटेशन हो गया तो अब फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, तो बॉडी के अंदर फिनाइल जो है वो फिनाइल एलनिन बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा, और जब बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा तो वो नंबर 1 मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है, दिमाग ब्रेन का डेवलपमेंट रोक रहा है, एक कैरेक्टर, स्किन का पिगमेंटेशन लाइट कर रहा है, दूसरा करेक्टर, बालों की संख्या कम कर रहा है, तीसरा करेक्टर। एक ही जीन है लेकिन जैसे ही वो एंजाइम नहीं बनाने वाला तो देखिए आपने अलग अलग इफेक्ट यहां पे देखने मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो ब्रेन के नॉर्मल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, हटा के फिनाइल जो है वो फिनाइल एलिन को हटा के नॉर्मल हेयर के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, स्किन को प्रमोट करता है, ठीक है।
समझिए बात को कि यहां पर फंडा ये है कि एक एंजाइम नहीं बन पाने से बॉडी के अंदर जो है फिनाइल एलिनिन बड़ी मात्रा में इकट्ठा, बॉडी के अंदर फिनाइल एलिनिन बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा, और ये बड़ी मात्रा में इकट्ठा होगा तो ये क्या करेगा, ये समस्या खड़ी कर देगा ये। और आपको बता दूं मैं कि जो फिनाइल जो है वो फिनाइल एलिनिन कि जो हमने कहा जो पीएच एंजाइम है, यहाँ पे फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, उस एंजाइम को बनाने वाला जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। कहां होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पर होता है। क्लियर? ये पीएच जीन है, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन है। ठीक है, जब ये नहीं बनता है, जब इसके अंदर म्यूटेशन होता है, वैसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, वैसी कंडीशन में जो है फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में परिवर्तन नहीं हो पाता। टायरोसिन नॉर्मल है, वो यूज कर लेगी बॉडी के, फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में परिवर्तन नहीं हो पाता है के, तो फिनाइल एलिनिन बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और उसके मल्टीपल इफेक्ट हमको देखने मिलते हैं के। देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखिए नॉर्मल लेवल जो है फिनाइल एलिनिन का हमारी बॉडी के अंदर वो होता है 30 से लेकर 90 माइक्रोमोल पर लीटर होता है के। और जब फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी होती है तब जो है इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है और 1200 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास ये पहुंच जाता है, और इससे अधिक भी इसका लेवल हो सकता है। ठीक है, ठीक। एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड एंड ब्रेन, जब ब्लड में ब्रेन में फिनाइल एलिनिन का लेवल बढ़ता है उससे, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं कर रहा होता है, वो म्यूटेशन जीन के अंदर हो चुका होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ब्रेन का डेवलपमेंट और जो है वो सीवियरली अफेक्टेड हो जाता है इसमें। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या काम कहा हमने कि फिनाइल एलिनिन जो होता है उस पर जो है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज काम करता है, टायरोसिन में उसको कन्वर्ट करता है उठ के। ठीक है, जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिनाइल एलिनिन फिनाइल पायरुविक एसिड में और जो है फिनाइल लैक्टिक एसिड में इकट्ठा कन्वर्ट होगा, और उससे वो हमारे ब्रेन के लिए और हमारी बॉडी के हेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, स्किन के लिए ठीक नहीं होगा वो। ठीक है, देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पाते रहे टायरोसिन, जो टायरोसिन का अब देखो सिंपल सी बात है कि जिन लोगों को फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, जिनकी बॉडी में ये कंडीशन हमको देखने मिलती है, उनकी बॉडी में आपको एल्बिनिज्म भी देखने मिलेगा। अब होता क्या, देखो फिनाइल एलिनिन जो है वो बेटा उस पर जो है वो जब एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। और यदि फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन होगी, यदि फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन होगी तो एंजाइम नंबर 1 ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं बन पाएगा टायरोसिन के, और टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, और मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो बॉडी का कलर व्हाइट व्हाइट व्हाइट, बाल पूरे सफेद होंगे, स्किन पूरी सफेद होगी एकदम। ठीक है, फिर यदि मैंने फिर आपने कहा दूसरा एंजाइम क्या है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, वो जिसे किसमें कन्वर्ट करता है, डोप जो है वो उसे कन्वर्ट करता है किसमें, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन में कन्वर्ट करता है। के फिर जो है और डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन जो होता है वो डोपामीन और मेलानिन में कन्वर्ट होता है। के तो कुल मिलाकर हमने आपसे कहा कि 1 2 3 4 जो एंजाइम है वो सब जुड़े। जब पहला वाला एंजाइम ही एब्सेंट होगा, फर्स्ट एंजाइम ही जब गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा पाथवे रुक जाएगा। मतलब ये सारे ने जैसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन आई तो एल्बिनिज्म साथ में दिखाई देखने मिलेगा आपको कि ये मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ये स्किन का डिस्कलरेशन हो गया। ठीक है, देखिए दिस इज द कंडीशन, ये एल्बिनिज्म की कंडीशन है, एकदम बाल जो है वो एकदम जो है कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पा रहा। अब ये मेलानिन पिगमेंट क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो ब्लॉक हो गया है। क्लियर, तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यूरिन में भी फिनाइल एलिनिन आ रहा है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो है वो बॉडी डिस्कलरेशन हो गया यहां पे। ठीक, तो प्लेयोट्रॉफी का एक एग्जांपल क्या हो गया बेटा, एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लेयोट्रॉफी इज दी फिनाइल कीटोन्यूरिया। दिस डिजीज कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन and reduce hair and the skin pigmentation. के phenylketonuria is due to the mutation in a single gene that code for enzyme phenylalanine hydroxylase। के फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जो है वो एमिनो एसिड फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, और इस परिवर्तन के कारण क्या होता है कि फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में परिवर्तन रुक जाता है। यदि ये इस म्यूटेशन के कारण फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में परिवर्तन रुक जाता है। तो याद रखना एकदम कौन सा किस में कन्वर्ट होता है, कहां पर एंजाइम काम करता है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। और मैं पूछूंगा भी अपने डीपीपी के अंदर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब एक तो कंडीशन ये हो गया। इसके अलावा क्या कुछ और एग्जांपल हमको देखने मिलते हैं जहां पर हम प्लेयोट्रॉफी को समझ सकते हैं, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस। के सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी क्या होता है कि डिफेक्टिव
क्लोराइड चैनल है, जब जीन में म्यूटेशन, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है, एक म्यूटेशन कंडीशन है, जीन में म्यूटेशन हुआ और उससे हमारे जो सेल्स होती हैं उनके जो उनके क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट के लिए जो चैनल होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं। इससे क्या होता है, इसका परिणाम ये निकलता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी ट्यूब है, चाहे वो पैंक्राटिक डक्ट हो, चाहे वो हिपैटिक डक्ट हो, चाहे वो आपकी जो है वो पल्मोनरी डक्ट, कोई जो जहां भी डक्ट ट्रैकिया हुआ, हर जगह पे सीक्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। बॉडी में हर जगह पे सीक्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। तो जितनी भी बॉडी की डक्ट जहां पर जो है नॉर्मल, जैसे मान लो पैंक्राटिक डक्ट है, पैंक्राटिक जूस वहां से निकलना चाहिए के, ठीक, ट्रैकिया है, हवा के लिए होता है, तो सब जगह पे जहां पे क्या होता है, सीक्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो डक्ट ब्लॉक होने लगती है और उससे व्यक्ति को जो है वो कई सारी समस्याएं होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, देखिए आप, हमने देखो बाकी सीक्रेशन में मिलकर चला गया इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रेकिया के अंदर ये सीक्रेशन बढ़ गए तो हवा लेने में दिक्कत होगी। तो आप देखो हेल्दी एयरवे में बाकायदा पूरा पाथवे जो है उसमें नमी बनी है पाथवे के अंदर, लेकिन एयर पूरा आ सकता है। लेकिन जब सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन होगी तो डिफेक्टेड क्लोराइड चैनल के कारण बड़े पैमाने पर सीक्रेशन जो है ट्यूब के अंदर होगा और उससे क्या होगा कि एयर फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लियर? तो अब क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में ओवरऑल बात। अब देखो अब आप बोलोगे सर ये प्लेटोट्रॉफी कैसे हो गया? भाई देखो जीन एक था, म्यूटेशन हुआ, उससे डिफेक्टेड क्लोराइड चैनल, क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट के चैनल डिफेक्टेड बने और उसके चलते बॉडी में सीक्रेशन बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, क्यों हुआ, ये सब लंबा मैकेनिज्म डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे। उनके सीक्रेशन बढ़ गया, इससे देखिए आप जहां जहां ट्यूब थे, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब के समान है, वहां ब्लॉक हो रहा है, पैंक्रियाज में ब्लॉक हो रहा है, स्टमक में ब्लॉक हो रहा है, लंग्स में ब्लॉक हो रहा है, एयरवे के अंदर म्यूकस आ चुका है। तो मतलब जहां जहां डक्ट प्रेजेंट है सब अलग अलग जगह पर इफेक्ट है। स्टमक में एक सिम्टम देखने मिल रहा है, इंटेस्टाइन में एक सिम्टम देखने मिल रहा है, लंग्स में एक सिम्टम देखने मिल रहा है। तो मल्टीपल इफेक्ट हुए कि नहीं हुए? हुए। ठीक है, तो देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैंने आपसे कहा ना कि थिक स्टिकी म्यूकस जो है वो पैंक्राटिक डक्ट को और वाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है। थिक स्टिकी म्यूकस जो होता है वो एयरवे को ब्लॉक कर देता है ना। और इसका जो डिफेक्टेड जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 7, जो क्रोमोसोम नंबर बोलता है ना, याद रखना है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपको जो है वो देखने मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन, वो डिफेक्टेड जीन होता है। वहां पे नॉर्मल जीन जो होता है वो उसमें म्यूटेशन आता है, उससे वो डिफेक्टेड जीन बन जाता है। ठीक, तो वास्तव में क्या हुआ इसमें कि डिफेक्टिव CF जीन के सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन जो होता है वो फॉल्टी क्लोराइड ट्रांसपोर्ट चैनल को प्रोड्यूस करता है और इससे के चलते बॉडी में म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है, लिवर में, पैंक्रियाज में, लंग्स में, स्वेट ग्लैंड में, और इससे कई तरह की समस्याएं होती है। तो एक ही जीन में म्यूटेशन होने पर आपको मल्टीपल इफेक्ट देखने मिले या नहीं मिले? मिले ना। एग्जांपल ऑफ प्लेटोट्रॉफी। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आपके जो है वो एसेंशियल जीन क्या होते हैं, लीथल जीन क्या होते हैं। लीथल जीन इज अनदर एग्जांपल ऑफ द प्लेटोट्रॉफी, ये भी प्लेटोट्रॉफी का एक एग्जांपल होता है। पर इसको हम जो है वो अभी जितना आज पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी में देखिए, उसके बाद फिर हम आगे लीथल जीन पर बात करेंगे। जेनेटिक्स में कई हिस्से ऐसे जहां पे हमको एनसीईआरटी के बाहर निकलकर डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, उसको हम छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। तो लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा बेटा, और याद रखना ये सब एग्जाम में आता है ना, ये वो हिस्से जहां पर अधिकांश बच्चे कमजोर होते हैं इनके, और जहां पे दूसरे लोग कमजोर है ना वहां पे हमको स्ट्रांग रहना है ताकि हम एग्जाम में फोड़ कर आए बेटा, है ना। चलिए, तो ये जो आप, और अब मैं कई बच्चे बोलते हैं सर हम क्या नोट्स बनाया करें साथ में, तो बेटा यदि आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। कई बच्चों को लगता है सर हमको पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भैया मैं एग्जाम भी देने चले जाता हूं, एक काम करता हूं मैं तुम्हारी जगह एग्जाम देने चले जाता हूं। थोड़ा तो एफर्ट उठाओ भाई। आप यदि नोट्स भी नहीं बनाएंगे, केवल स्क्रीन को बैठकर आप देखते रहेंगे तो आपकी आंखों पर भी असर पड़ेगा उसका। दूसरा ये, खुद के बनाए नोट्स से अच्छा दुनिया में कोई नोट्स नहीं होता है। ये सब फर्जी बातें हैं कि टॉपर का नोट ना, ये नोट वो नोट, के कोई नोट्स दुनिया में अच्छा नहीं है। जो आप खुद पढ़कर बनाते हैं वो नोट सबसे अच्छे से याद होते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्लीज थोड़ा एफर्ट कीजिए उसमें। ठीक है ना बेटा, चलिए तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.